गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कल 4-5 लोग ही आए थे, मैं आ गया था, लेकिन मैं क्लास नहीं लिया कि हाँ, तो जब मैं आया था तो मेरे सामने 4 ही लोग थे और मैं 5:45 तक वेट किया, फिर आप लोग चले गए थे। हरीलाल, अब वो तो तुक्का भिड़ गया, बगल में वही है ना, हरीलाल सबसे नज़दीक, सबसे अच्छा दुकान, तो वहीं जाइएगा और कहाँ जाइएगा। तो देखिए, हम लोग कर रहे दर्रे। मैंने आपको बताया था इकट्ठा पूरे भारत का दर्रा मैं आपके सामने उसको समझा दूंगा। दर्रों का नोट्स आपके ग्रुप में मैंने भिजवाया था, बस आप समझ लीजिए एक एक दर्रों का, और ये भी बता दूंगा कि एग्ज़ाम से ठीक पहले आप किन दर्रों को छोड़ सकते हैं। वो कम महत्वपूर्ण है, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण है वो भी बता दूंगा। तो देखिए, पहले दर्रे की बात करते हैं। दर्रे को हमेशा इस साइन से इंडिकेट करते हैं, पास। दर्रा का मतलब पासेज या पास। तो पहला दर्रा जो है यहाँ पर है, जो हम लोग अमूमन करते हैं, इसको काराकोरम दर्रा बोलते हैं। काराकोरम दर्रा। तो पहले ये महत्व का था ये दर्रा बहुत ज़्यादा, क्योंकि इससे भारत और चीन के बीच आना जाना होता था। ये लद्दाख क्षेत्र में सियाचिन के पास काराकोरम रेंज में ये दर्रा है। लेकिन अभी क्या है कि ये जो हिस्सा है ये पाक अधिकृत कश्मीर है। तो और इस इलाके में तो चीन को पाकिस्तान ने पट्टे पर ज़मीन दी हुई है, इसको अक्साई चीन बोलते हैं। इसलिए अभी तो इधर से आना जाना हो नहीं रहा है, लेकिन पहले ये एक प्रमुख दर्रा था। तो आप रिवीजन करने पे इस दर्रे को छोड़ सकते हैं। अगला जो दर्रा है वो यहाँ पर है, और इस दर्रे को बोलते हैं बुर्जिल। बुर्जिल दर्रा। अब ये क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि देखिए, यहाँ से सिंधु नदी लद्दाख और जास्कर के बीच से बहती है, और यहाँ से ये पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है सिंधु नदी, इंडस रिवर, सिंधु नदी। और सिंधु के दाएं तट पे भी कई नदियाँ मिलती हैं, बाएं तट पे भी कई नदियाँ मिलती हैं। तो इसके दाएं तट पे यहाँ से एक नदी आकर मिलती है, इसी दर्रे से होकर। इस नदी का नाम है गिलगित। गिलगित। इसीलिए कश्मीर के इस क्षेत्र को गिलगित का क्षेत्र बोलते हैं। तो यहाँ पर है जम्मू और कश्मीर की राजधानी श्रीनगर। तो जिन लोगों को भी श्रीनगर से गिलगित के क्षेत्र में जाना होता है, वो इसी दर्रे के माध्यम से जा सकते हैं। हालांकि अभी ये भी पाक अधिकृत कश्मीर के क्षेत्र में पड़ता है, इसीलिए आना जाना अभी रुका हुआ है, लेकिन कभी गिलगित के क्षेत्र में इसी दर्रे से होकर जाया जाता था। अगला जो दर्रा है वो प्रमुख दर्रा है, और उस दर्रे को हम लोग यहाँ पे देखते हैं। ये अब इस दर्रे का अगर मैं यहाँ 3 नंबर लिख दूं, तो 3 नंबर का जो दर्रा है इसको जोजिला दर्रा बोलते हैं। जोजिला, जोजिला दर्रा। इस बार जो बीपीएससी का पीटी हुआ था उसमें ये दर्रे पे सवाल आया था कि जोजिला दर्रा किन 2 क्षेत्रों को जोड़ता है। तो ये जम्मू और कश्मीर की राजधानी श्रीनगर को लद्दाख की राजधानी लेह से जोड़ता है। और श्रीनगर और लद्दाख की राजधानी लेह के बीच जो NH है वो है NH-01D। तो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1D आज श्रीनगर और लेह के बीच है, और वो जोजिला दर्रे से होकर ही बनाया गया है। आज इस दर्रे में जो नेशनल हाईवे बना हुआ है उससे श्रीनगर और लेह के बीच जाने में 7 से 8 घंटा समय लगता है। लेकिन अभी वर्तमान में भारत सरकार इस दर्रे पर ही ये जो ऊंचाई है वो 11,000
578 फुट की ऊंचाई है। इतनी ऊंचाई पर ये एशिया का सबसे लंबा द्विदिशात्मक सुरंग महामार्ग होगा। द्विदिशात्मक मतलब एक तरफ से जाने के लिए, दूसरी तरफ से आने के लिए। इतनी ऊंचाई पर जब ये बन जाएगा 2026 में, वो सुरंग राष्ट्रीय राजमार्ग कंप्लीट होगा, जिसको जोजिला टनल बोला जाता है, वो बन रहा है। जब वो कंप्लीट हो जाएगा तो श्रीनगर और लेह के बीच की दूरी 3 घंटे 3.5 घंटे की रह जाएगी। आजकल भारत सरकार उच्च पर्वतीय इलाकों में सुरंग बनाकर उसमें नेशनल हाईवे बना रही है। तो उच्च पर्वतीय इलाकों में सुरंग बनाकर सड़क बनाने के पीछे क्या निहितार्थ है, आखिर क्या फायदा है उसका? तो सुरंग ना भी बनाए तो सड़क बना देंगे तब भी दूरी कम हो जाए। तो वो रास्ता ना चुन के कहीं और बना ले। ऐसा इसलिए कि इतनी ऊंचाई पर सालों भर गाड़ियों का आना जाना रहे, सालों भर एक क्षेत्र के लोग दूसरे क्षेत्र की तरफ जाएं, क्योंकि यहाँ जब बर्फबारी होती है तो सड़क मार्ग बंद हो जाता है। लेकिन जब सुरंगों से होकर सड़क जाएगी तो सालों भर आना जाना होगा। आर्थिक विकास की प्रक्रिया तीव्र होगी और हर क्षेत्र का संतुलित और समुचित विकास होगा। इसीलिए उच्च पर्वतीय इलाकों में सुरंग राष्ट्रीय राजमार्ग आज बड़े पैमाने पर बनाए जा रहे हैं। तो ये जो जोजिला टनल इसको कहते हैं, अभी बन रहा है जोजिला टनल। टनल का मतलब सुरंग। इसकी लंबाई होगी 14.15 किलोमीटर। जब ये सुरंग में ही 14 किलोमीटर तक ये द्विदिशात्मक सड़क बन रही है, 2026 में पूरी हो जाएगी, जो श्रीनगर और लेह के बीच की दूरी को कम कर देगा अप्रत्याशित रूप से। मात्र 3-3.5 घंटे में कोई भी श्रीनगर से लेह की राजधानी, लद्दाख की राजधानी लेह जा पाएगा। अब एक और इम्पोर्टेंट हम लोग दर्रे क्या डिस्कस करते हैं। देखिए वो दर्रा यहाँ पर है, यहाँ पे श्रीनगर है, ये है श्रीनगर, और यहाँ पर है जम्मू, और इस दर्रे का नाम है बनिहाल। बनिहाल दर्रा इसका नाम है। अभी बनिहाल दर्रे से ही होकर इसी दर्रे पर एक सुरंग बनाया गया, जवाहर सुरंग। इससे सड़क गुजरती है। कौन सी सड़क? NH44, NH44 गुजरती है। और जो NH44 जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। अभी हाल ही में 10,000 फुट से अधिक ऊंचाई पर यहाँ पे एक सुरंग राष्ट्रीय राजमार्ग बनाया गया है, और सवाल उसका नाम रखा गया है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग राष्ट्रीय राजमार्ग। अब देखिए यहाँ पे जो सुरंग बना है कैसे बना हुआ है, मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाह रहा हूँ। यहाँ पे इसको ड्रॉ करके देखिए, यहाँ पे है श्रीनगर। अगर इसको मैं बना दूँ श्रीनगर, और यहाँ पे मैं लिख दूँ जम्मू, तो यहाँ पे जो जिला है उस जिले का नाम है, स्थान है चेनानी। चेनानी उधमपुर जिले में आता है, उधमपुर जिले में आता है। और यहाँ पे वो दर्रा है जिसका नाम है बनिहाल, और यहाँ पे है नासरी। नासरी रामबन जिले में आता है। तो ये देखिए जम्मू, जम्मू से चेनानी, चेनानी से बनिहाल दर्रा, नासरी होते हुए श्रीनगर। तो ये जो चेनानी नासरी
सुरंग राष्ट्रीय राजमार्ग बना है, सुरंग में से चेनानी नासरी, जो कि जम्मू और श्रीनगर के बीच की दूरी को 40 किलोमीटर और कम कर देता है। पहले से जो NH-44 था उसके अलावा ये बना हुआ है एक सुरंग राष्ट्रीय राजमार्ग, जिसको कहते हैं चेनानी नासरी सुरंग राष्ट्रीय राजमार्ग, जो जम्मू को श्रीनगर से और 40 किलोमीटर नज़दीक ला देता है। और उस पहाड़ी इलाके में 40 किलोमीटर 2-2.5 घंटे की कमी हो जाती है। और इस चेनानी नासरी सुरंग राष्ट्रीय राजमार्ग का नाम वर्तमान में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग राष्ट्रीय राजमार्ग कर दिया गया है। ठीक है, तो इस तरह से ये बनिहाल दर्रा, जोजिला दर्रा सबसे प्रमुख है। अगर हमको जम्मू कश्मीर और लद्दाख में पीटी एग्जाम के लिए कोई दर्रा याद रखना है तो याद रखिएगा बनिहाल और जोजिला। एक दर्रा और डिस्कस कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर है वो दर्रा, इस दर्रे का नाम है चांगला। इस दर्रे का नाम है चांगला। दुनिया में ये तीसरा सबसे ऊंचा दर्रा है जहां हर प्रकार की मोटर गाड़ियां चल सकती हैं। ऐसी सड़क बनी हुई है, ये दुनिया का तीसरा सबसे ऊंचा दर्रा जहां हर प्रकार की मोटर गाड़ियां चल सकती हैं। अब इसका इम्पोर्टेंस क्या है? आप सब में से किसी ने जरूर कभी ना कभी एक मूवी देखी होगी, उस मूवी का नाम है 3 इडियट्स। और उसके आखिरी सीन को देखा होगा जब एक झील होती है, लद्दाख का वो झील है, और उस झील का नाम है पैंगोंग एत्सो झील। उसका नाम है पैंगोंग एत्सो झील। और वो लद्दाख में कहाँ पर है? यहीं पर है वो झील। तो लेह से जिनको भी वो झील जाना होता है घूमने या किसी काम से, वो इसी दर्रे से होकर जा सकते हैं। चांगला दर्रा ही पैंगोंग एत्सो झील को लद्दाख की राजधानी लेह से जोड़ता है। और उस झील पे आप देखे होंगे वो सीन कि एक कुर्सी बनी हुई थी जिसमें सिर्फ पिछवाड़ा था और उस पर बैठ के तोहफा कबूल करो वाला सीन। तो वो पूरा सिस्टम जो है, जो पूरी शूटिंग की यूनिट गई थी, वो सब कुछ छोड़ के चली आई। तो वो झील पे वो सब अभी भी है, लोग जाते हैं, बैठते हैं, तोहफा कबूल कराते और आते हैं। तो ये जो है चांगला जो दर्रा है वो क्या इम्पोर्टेंस है? पैंगोंग एत्सो झील को लेह से जोड़ देता है। तो ये सब जो झील है, ये सब जो दर्रे हैं वो जम्मू कश्मीर और लद्दाख क्षेत्र में हैं। अब जरा हम लोग बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के दर्रों की। हिमाचल प्रदेश में 3 प्रमुख दर्रे हैं और तीनों ही महत्वपूर्ण हैं, आप नहीं छोड़ सकते तीनों को। तो हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से दर्रे प्रमुख हैं वो हम लोग देखते हैं। तो पहला दर्रा जो प्रमुख है यहाँ पर है, इसका नाम है बड़ा लाचला। बड़ा लाचला। और देखिए यहाँ पर है रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रा। और इसको हटा देते हैं। अब देखिए यहाँ पे रोहतांग दर्रा के नीचे है कुल्लू और मनाली। कुल्लू मनाली का नाम आपने जरूर सुना होगा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बेहतरीन पर्यटक क्षेत्र पर्वतीय नगर है जो मध्य हिमालय पर है। तो ये है कुल्लू ही बाली, वो रोहतांग दर्रे के, कुल्लू और मनाली रोहतांग दर्रे के दक्षिण में है। और यहाँ बीच में है लाहौल स्पीति, वो भी घूमने का काफी फेमस पर्यटक नगर है। यहाँ पर है लाहौल स्पीति वैली, लाहौल स्पीति घाटी। और देखिए अगर कुल्लू मनाली से नीचे यहाँ उतर जाएं तो यहाँ पर
है चंडीगढ़, और यहां आ जाएं तो ये है दिल्ली, और चंडीगढ़ से बीच में यहां आएंगे तो कुल्लू मनाली और चंडीगढ़ के बीच में शिमला पड़ता है। ठीक है ना? तो दिल्ली से जो राष्ट्रीय राजमार्ग चलती है वो चंडीगढ़, चंडीगढ़ से शिमला, कुल्लू मनाली होते हुए, रोहतांग दर्रा होते हुए, लाहौल स्पीति होते हुए, बड़ा लाचला दर्रे होते हुए लेह तक जाती है। यानी दिल्ली को लेह से जोड़ने में रोहतांग दर्रा और बड़ा लाचला दर्रे की भूमिका है। और ये जो बड़ा लाचला दर्रा है वो लाहौल स्पीति को लेह से जोड़ता है, और बड़ा लाचला दर्रे के बगल से ही निकलती है चिनाब नदी। यहीं से बड़ा लाचला दर्रे के पास से ही निकलती है चिनाब नदी। और ये जो रोहतांग दर्रा है ये कुल्लू मनाली घाटी को लाहौल स्पीति से जोड़ता है, और इसी रोहतांग दर्रे के पास से निकलती है ब्यास नदी, ब्यास नदी। तो ये सब जो दर्रे हैं ये जल विभाजक का काम करते हैं ब्यास और चिनाब नदी के बीच। और इस रोहतांग दर्रे पे एक सुरंग राष्ट्रीय राजमार्ग बनाया गया है 10,000 फुट से ऊपर, और उसका नाम रखा गया है अटल टनल। ठीक है? तो एक बार यूपी पीएससी में सवाल आया कि अटल टनल कहाँ निर्मित है, और ऑप्शन में था पश्चिमी पीर पंजाल, मध्यवर्ती पीर पंजाल, पूर्वी पीर पंजाल, या इनमें से कोई नहीं। तो आप पढ़ें कि जम्मू और कश्मीर में मध्य हिमालय, लघु हिमालय को बोलते हैं पीर पंजाल। तो देखिए यहीं पर ये जो है ये है पीर पंजाल। तो देखिए पीर पंजाल के पूर्वी हिस्से पर ये रोहतांग दर्रा है, और यहीं बना है अटल टनल, सुरंग राष्ट्रीय राजमार्ग। और बीपीएससी में जानते हैं अटल टनल पे क्या सवाल पूछ लिया है, पूछ चुका है बीपीएससी, पूछ चुकी है, पूछी है कि अटल टनल की लंबाई कितनी है, 9.0 किलोमीटर, 9.02 किलोमीटर, 9.2 किलोमीटर, या और भी कुछ करके। तो अब देखिए बीपीएससी अधिकारी का परीक्षा नहीं लेता, किरानी का परीक्षा लेता है। ये क्लर्क का काम है पॉइंट पॉइंट रटना, अधिकारी का काम नहीं है। अधिकारी का काम है कि उस सुरंग राष्ट्रीय राजमार्ग का क्या महत्व है ये जानना, क्यों बनाया जा रहा है ये जानना। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि जब आप इस तरह पर पढ़ाई करते हैं कि कब हुआ, तो आप बीपीएससी की तैयारी करते हैं। हर चीज में जानने का चाहेंगे कब हुआ, तो वो बीपीएससी। और जब आप इस तरह पे पढ़ेंगे कि क्यों हुआ और कैसे हुआ, तब आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। समझ गए? तो इसका उत्तर है 9.02 किलोमीटर। तो अटल टनल की लंबाई है 9.02 किलोमीटर, जो बीपीएससी पूछ चुकी है। कहां पर है वो यूपी पीएससी पूछ चुकी है, पूर्वी पीर पंजाल में। ठीक है? तो ये अटल टनल की बात हो गई। अब इसमें महत्व बड़ा लाचला और रोहतांग का बताया। हिमाचल प्रदेश का एक और दर्रा जो प्रमुख है उसका नाम है शिपकीला। शिपकीला महत्वपूर्ण है काफी, और हम लोग उसको छोड़ नहीं सकते। क्या महत्व है शिपकीला का? देखिए शिपकीला जो दर्रा है वो हिमाचल प्रदेश में यहीं पर है। ये है शिपकीला, और इसका महत्व दो कारण से है। पहला कारण तो भारत में सतलज नदी इसी दर्रे से प्रवेश करती है। सतलज एक प्रमुख नदी जो हिमाचल प्रदेश में प्रवेश कर पंजाब से बहते हुए पाकिस्तान में जाती। तो सतलज नदी प्रवेश करती है। यहाँ पर एक जिला है हिमाचल प्रदेश का
उस जिले का नाम है किन्नौर। किन्नौर अपने बेहतरीन क्वालिटी के एप्पल्स, सेब के लिए जाना जाता है। किन्नौर एप्पल्स, हिमाचल प्रदेश। उसी किन्नौर जिले में सतलज नदी प्रवेश करती है सिपकीला दर्रे के माध्यम से। और आप जानते हैं कि जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है दूसरे देशों के साथ, जल मार्ग से भी होता है, स्थल मार्ग से भी होता है और वायु मार्ग से भी होता है। सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जल मार्ग से होता है और सबसे कम वायु मार्ग से होता है। वायु मार्ग से जो काफ़ी कीमती और हल्के सामान होते हैं उनका व्यापार होता है, लेकिन जो बहुत बड़ी मात्रा में भारी सामान होते हैं वो समुद्री मार्ग से आते हैं और कुछ स्थलीय मार्ग से। अब देखिए इधर चीन है, ये पूरा तिब्बत का पठार है, ऊबड़ खाबड़ स्थलाकृति है, और इधर चीन है। तो चीन के साथ हमारा सबसे ज़्यादा व्यापार होता है जल मार्ग से, और स्थल मार्ग से व्यापार करने के लिए तो ये तो पूरा पर्वतीय इलाका है। तो 3 ऐसे स्थान हैं इस पर्वतीय क्षेत्र में जहाँ से भारत और चीन के बीच व्यापार होता है। उनमें से एक है सिपकीला। सिपकीला दर्रे पर सीमा चौकी है, भारत की भी और चीन की भी। उधर से चीन का सामान आता है तो चेकिंग होती है, भारत का भी सामान चीन जाता है तो चेकिंग की सुविधा है। यानी स्थल व्यापार होता है भारत और चीन के बीच सिपकीला दर्रे के माध्यम से, और सतलज नदी प्रवेश करती है सिपकीला दर्रे के माध्यम से। इसीलिए हिमाचल प्रदेश के तीनों दर्रे प्रमुख हैं। अब जरा हम लोग बात करते हैं उत्तराखंड राज्य के दर्रों की। देखिए उत्तराखंड राज्य में जो दर्रे हैं ये 4 दर्रे हैं। तो उत्तराखंड में ये भारत तिब्बत सीमा पर दर्जनों दर्रे हैं। लेकिन एक बार यूपी पीएससी ने पूछ दिया कि उत्तराखंड के 4 दर्रों का नाम लिख दिया और पूछ दिया कि इन दर्रों का पश्चिम से पूरब सही क्रम क्या है। इसीलिए उन 4 दर्रों को देख लेते हैं। हालांकि वो उतना महत्वपूर्ण है नहीं, एक ही सबसे महत्वपूर्ण है, लेकिन फिर भी वो 4 दर्रे कौन है। अगर मैं यहाँ लिख दूं 1 2 3 4, तो 1 नंबर का दर्रा है थागला, दूसरे नंबर का दर्रा है मानला, तीसरे नंबर का दर्रा है नीतीला, और चौथे नंबर का दर्रा है लिपू लेक। लिपू लेक। तो सही क्रम पश्चिम से पूरब यही है, थागला, मानला, नीतीला, लिपू लेक। अब बाकी आप थागला को छोड़ सकते हैं, उसका कोई ऐसे बस भारत तिब्बत सीमा पर स्थित एक महत्वपूर्ण दर्रा। उसी तरह मानला है, इसका कुछ इंपॉर्टेंस है क्योंकि ये जो दर्रा है यहाँ पे एक तो नंदा देवी पर्वत चोटी है और नंदा देवी जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र है, बायोस्फीयर रिजर्व है। भारत में 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, उनमें से एक उत्तराखंड में नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व है, जो कि उसी ये जो है ना मानला नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व में भारत तिब्बत सीमा पर पड़ता है। इसके बाद नीतीला और लिपू लेक। तो ये जो लिपू लेक है ये बहुत महत्वपूर्ण है 2 कारण से। पहला कारण कि लिपू लेक के माध्यम से भी भारत और चीन के बीच व्यापार होता है, और दूसरा कारण हर साल जुलाई और अगस्त के महीने में हिंदू धर्म को मानने वाले लोग कैलाश मानसरोवर की यात्रा करते हैं। बाबा बर्फानी कैलाश पर्वत में अपने आप इस समय बर्फ का शिवलिंग तैयार हो जाता है, उसी का दर्शन करने के लिए लोग जाते हैं। एक एक व्यक्ति का इंश्योरेंस होता है क्योंकि वहाँ मृत्यु होने की भी संभावना रहती है, भारी भरकम पैसा मिलता है अगर कोई मर गया तो। लेकिन वही है कि दुर्भाग्य से कोई मरता नहीं। नहीं, दुर्भाग्य इसलिए कि मर जाते तो 50 लाख रुपया मिल जाता घर वाले को।
तो देखिए यहाँ पर कैलाश पर्वतमाला है, यहाँ पर है कैलाश पर्वतमाला, और यहीं पर है मानसरोवर झील। कैलाश पर्वतमाला के नीचे है मानसरोवर झील, और इसी कैलाश पर्वत में वो शिवलिंग है जहाँ हर साल लोग जाते हैं, और जाते किस माध्यम से हैं, इसी लिपू लेख दर्रे से होकर जाते हैं। तो कैलाश मानसरोवर की यात्रा हर साल लिपू लेख दर्रे के माध्यम से होती है। अब तिब्बत पर चीन का अधिकार है, लेकिन चीन भी इस यात्रा को नहीं रोकता है, क्योंकि धर्म जो है वो आस्था का विषय है। अगर इस पर वो रोक लगाएगा तो भारत और चीन के संबंध ठीक नहीं रह जाएंगे, और उसका नुकसान ज़्यादा चीन को होगा। क्यों? क्योंकि हम चीन से ज़्यादा मंगाते हैं और अपना कम भेजते हैं, यानी आयात हम ज़्यादा करते हैं, निर्यात कम करते हैं, तो चीन का ज़्यादा पैसा यहाँ फंसा हुआ है। हालांकि व्यापार संतुलन चीन के पक्ष में है, क्योंकि जो देश निर्यात ज़्यादा करता है, आयात कम, व्यापार संतुलन उसके पक्ष में होता है। लेकिन नुकसान उसका होगा अगर भारत के साथ उसके संबंध खराब होते हैं। होंगे नहीं, क्योंकि हर चीज़ के आगे अर्थव्यवस्था, पैसा आ जाता है। तो तिब्बत के साथ हमारा ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध रहा है। तिब्बत के लोग बड़े शांति प्रिय लोग हैं, बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं, बड़े अच्छे लोग हैं। लेकिन अभी चीन ने बलपूर्वक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत कब्जा कर लिया है। तो बस हमको इनका क्रम याद रखना है, और मानला नंदा देवी याद रखना है, और लिपू लेख व्यापार होता है, और कैलाश मानसरोवर की यात्रा इसी दर्रे से होती है। अब हम लोग चलते हैं सिक्किम, और सिक्किम में दो दर्रे महत्वपूर्ण हैं। तो नीचे की तरफ जो दर्रा है सिक्किम में, यहाँ पे नीचे की तरफ इस दर्रे का नाम है जलेपला। इस दर्रे का नाम है जलेपला। अब ये जो दर्रा है, यहाँ पे सिक्किम में एक जिला है पूर्वी सिक्किम जिला, उसी जिले में भारत भूटान सीमा पर ये दर्रा है, और यहाँ पर एक घाटी है चुम्बी घाटी। एक बार यूपीएससी में सवाल आया कि निम्नलिखित में से कौन सा घाटी भारत में नहीं है, और तीन घाटी का नाम था, नुब्रा घाटी, चुम्बी घाटी, चंबा घाटी। तो तीनों भारत में है। नुब्रा घाटी लद्दाख में नुब्रा नदी बनाती है, चंबा घाटी हिमाचल प्रदेश में है, और चुम्बी घाटी सिक्किम में है। तो ये जो दर्रा है भूटान आने जाने और चुम्बी घाटी को भूटान से जोड़ता है, जलेपला। और इसके ऊपर बड़ा प्रमुख दर्रा है, और उस दर्रे का नाम है नाथूला। और जलेपला का एक और महत्व है। जलेपला जो है ना, यहीं पे तिब्बत की राजधानी है। तिब्बत की राजधानी का नाम क्या है? लहासा। तो जलेपला से पहले जब तिब्बत पर चीन का अनुचित कब्जा नहीं था, तो भारत तिब्बत से भारत आना जाना इसी जलेपला दर्रे के माध्यम से होता था, क्योंकि जलेपला से लहासा नज़दीक है। आप पटना में देखते हैं लहासा मार्केट जाड़े में लगता है, गर्म कपड़ों का, तिब्बती लोग बेचते हैं। तो ये देखिए नाथूला का क्या महत्व है। नाथूला संसार में सबसे ऊंचे दर्रों में से एक है, जहां सभी प्रकार की मोटर गाड़ियां चल सकती हैं। बड़ी से बड़ी मोटर गाड़ियां, सेना का आवागमन बहुत तेज गति से हो सकता है नाथूला पे। और नाथूला का एक और महत्व है, ऐतिहासिक महत्व है। आपने सिल्क रूट का नाम सुना है? रेशम मार्ग जो चीन को यूरोप से जोड़ता था, ऊपर ऊपर भारत के गुजरता था। तो ये जो नाथूला दर्रा है प्राचीन रेशम मार्ग पर स्थित था। प्राचीन काल में भारत का सबसे प्रमुख बंदरगाह ताम्रलिप्ति होता था, जो पश्चिम बंगाल में होता था। यहाँ पे ताम्रलिप्ति नामक बंदरगाह था, और ये ताम्रलिप्ति जो है वो नाथूला दर्रे के माध्यम से सिल्क रूट से जुड़ा हुआ था। ये इंपॉर्टेंस था नाथूला दर्रे का, कि समुद्र से कोई भी सामान आया या किसी को समुद्र के रास्ते भेजना है, तो नाथूला दर्रे होकर, वो ताम्रलिप्ति होकर विदेश चला जाता था। इसीलिए नाथूला जो है वो
प्राचीन सिल्क रूट पर स्थित है जो ताम्रलिप्ति बंदरगाह को जोड़ता था। और बाद के समय में 1954 ईस्वी में चीन ने जबरदस्ती तिब्बत को हथियाना चाहा, तो तिब्बत के लोगों ने विद्रोह किया था और उस विद्रोह को बड़ी निर्ममता और क्रूरता के साथ चीन ने दबा दिया था। और तिब्बत के लोगों के जो उस समय धर्म गुरु थे दलाई लामा, उस समय एकदम यंग थे, अब बूढ़े हो चले हैं। वो दलाई लामा भागकर भारत आए, और भारत आए तो चीन ने कहा कि नहीं भाई, आप इनको शरण नहीं देंगे, लेकिन तिब्बत से तो हमारा ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध है, बौद्ध धर्म की ये जन्मभूमि है और बौद्ध धर्म को सबसे ज्यादा मानने वाले लोग हैं, तो हमारा तो धार्मिक और ऐतिहासिक संबंध है तिब्बत से, हमने उनको शरण दे दिया। तो भारत और चीन के बीच सारे संबंध समाप्त हो गए। तो नाथुला दर्रे से चीन और भारत के बीच व्यापार होता था। ये तीसरा दर्रा है जिससे भारत और चीन के बीच व्यापार होता है। कौन से दो दर्रे हैं? सिपकिला और लिपू लेक और नाथुला, ये 3 दर्रे हैं जिनके माध्यम से भारत और चीन के बीच व्यापार होता है। लेकिन जब दलाई लामा को हमने शरण दे दिया तो ये दर्रा बंद हो गया और व्यापार नहीं हुआ। लेकिन 4 दशक के बाद, 40 साल के बाद, फिर 2006 में इस दर्रे को खोल दिया गया और अब इस दर्रे के माध्यम से व्यापार होता है। और इस दर्रे पर बॉर्डर मीटिंग पर्सनल पॉइंट है। बॉर्डर मीटिंग पर्सनल पॉइंट का मतलब कि चीनी सेना इधर तैनात है, इधर भारतीय सेना तैनात है, उनके बीच अगर कोई विवाद होता है तो दोनों तरफ के जो मेन अधिकारी हैं वहाँ नाथुला दर्रे पर व्यवस्था है कि वो बैठकर मीटिंग करेंगे और तनाव को दूर करने का प्रयास करेंगे। ये सुविधा नाथुला पर है। अब क्या है कि भारत में चाहे वो लद्दाख क्षेत्र हो चाहे नाथुला हो, यहाँ पे सब उन जवानों को लगाया हुआ है जिनकी हाइट 6.5 फुट, 7 फुट, 6.25 फुट ऐसे है। सब लंबे लंबे सब हैं, राजपूताना राइफल्स और ये सब के। और चीनी सब बहुत जाते जाते 5.25 फुट पे ख़त्म हो जाते हैं। नहीं, बहुत ज़्यादा होंगे 4.25 फुट या 5.5 फुट। और जहाँ झड़प होती है तो भारतीय सब 2 चमेट 4 चमेट मार देता है, ऐसे उठा उठा के। अब वो सब उछलते रह, और फिर मीटिंग होती है तो भाई उसमें मामला सलट जाता है। एक बार ऐसे हुआ कि कुछ साल पहले भूटान के सीमा क्षेत्र में चीन सड़क निर्माण कर रहा था और भूटान ने कहा कि देखिए भाई, आप हमारे सीमा क्षेत्र में सड़क का निर्माण कर रहे हैं, रोक दीजिए। तो कमजोर आदमी बोलेगा तो मजबूत, अब मैं जानता हूं कि जो सामने वाला है वो एकदम कमजोर है, तो वो कितना भी बोलता रहा, मैंने ध्यान नहीं दिया, तो चीन ने ध्यान नहीं दिया। जबकि नेपाल और भूटान को भारत का संरक्षण प्राप्त है। नेपाल और भूटान से लड़ने का मतलब है कि भारत से लड़ना पड़ेगा। तो भूटान ने भारत में गृह मंत्रालय को सूचना दिया कि भाई देखिए, चीन मान नहीं रहा है और हमारे सीमा क्षेत्र में रोड बना रहा है। अब नाथुला वो दर्रा है जहां हर प्रकार की सेना की गाड़ी दंदना के पहुंच जाएगी, और ऐसे भी वहां सेना रहती है। तो पहुंच गए सब आला अधिकारी और वहां देखा भूटान की बात को और चीन की, तो पाया भूटान सही बोल रहा है। तो वहां पर मीटिंग हुआ और भारत के जो वहां ऊंचे अधिकारी गए थे, उन्होंने कहा कि देखिए, बिना देरी किए सड़क बंद कर दीजिए बनाना, नहीं तो बिना मतलब का एस्केलेट होगा मामला। और तब चीन ने उस सड़क निर्माण कार्य को रोक दिया। तनाव बढ़ाने से कोई फायदा नहीं था। तो ये है नाथुला का। अब अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि संसार में सबसे ऊंचा वह दर्रा कौन है जहां सभी मोटर गाड़ियों के आने जाने के लिए सड़कें बनी हुई हैं? नहीं, नाथुला नहीं, से ज्यादा चांगला है। चांगला दुनिया का तीसरा सबसे ऊंचा दर्रा जहां हर प्रकार की गाड़ियों के लिए सड़क है। तो दुनिया का सबसे ऊंचा दर्रा कौन? तो दुनिया का सबसे ऊंचा दर्रा लद्दाख में है जिसका नाम है उमलिंगला। 19,000 फुट से भी अधिक ऊंचाई पर यह दर्रा है जहां पर पक्की सड़क बनी हुई है, जहां हर प्रकार की गाड़ियां जा सकती हैं। और इतने ऊंचे सड़क बनाता कौन है? BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जो गृह मंत्रालय के अधीन काम करता है,
1960 में उसकी स्थापना हुई। बोलिए क्या बोल रहे हैं? रोड पे पावर, इसलिए वहां अल्टो नहीं चलेगा। वहां पे बड़ी गाड़ियां जिनका इंजन क्षमता बहुत ज्यादा होता है। लद्दाख में जब आप घूमने जाएंगे तो वहां जानते हैं सबसे ज्यादा पैसा किस चीज के लिए खर्च होता है? आने जाने में। वहां होटल में खर्च नहीं होगा, खाने पीने में खर्च नहीं होगा। एक मेरा मित्र, क्या छोटा भाई समान मेरा मित्र, एक बार गया लद्दाख। अभी उसकी छोटी बच्ची थी, लेकिन सनक ऐसा कि चल दिया लद्दाख, और काफी ठंड थी वहां पे। अब रात में जो प्यास लगी इन लोग को, तो बोतल में पानी बर्फ हो चुका था, तो फिर उसको गर्म किया। जो बच्ची का दूध है वो सब, इतनी ठंड होती है, इतनी ठंड कि कभी कभी मुंह में ऐसे पानी डाले पीछे में बर्फ हो गया। तो इतना टफ है लद्दाख में जीना। तो वहां पे एक दिन अगर आप घूमेंगे तो जो गाड़ी वाला आपको घुमाएगा वो एक दिन का 10,000 रुपया लेता है। 5 दिन घूमे तो 50,000 उसका। तो ये ऐसा क्यों? क्योंकि वहां जहां भी वो घुमाने ले जाएगा, अगर मान लीजिए कहीं कोई घूमने का स्थान है, बोलेगा कि हाँ ये चीज है, 1 घंटा लगेगा, मैं यहीं पर हूं, तो लोग घूमने जाएंगे 1 घंटे के लिए। वो गाड़ी बंद नहीं होगी, क्योंकि जहां बंद हुई इतनी ठंड है कि फिर वो स्टार्ट नहीं होगी। इसीलिए अगर 1 घंटा भी वो रुका है तो इंजन चल रहा है। और इतना पथरीला जगह है कि 2-3 ट्रिप में टायर फट जाता है। इसीलिए उसको हर 7-8 दिन पे सबको नया टायर लगाना पड़ता है। अभी जो आपने कहा, इसीलिए वहां पर घूमना बहुत महंगा है, बाकी और कुछ नहीं। लाइफ टफ है वहां। तो ये तो दर्रा है। अब आते हैं, हम लोग बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश में। और अरुणाचल प्रदेश में यहाँ पर एक दर्रा है, इसका नाम है बोमडीला। बोमडीला। अब दलाई लामा तो भारत में आ गए, बौद्ध धर्म जन्म लिया भारत में, लेकिन अब मुट्ठी भर भी बौद्ध धर्मावलंबी भारत में बचे नहीं हैं। भारत की कुल आबादी में शायद 1% या उससे कम ही होंगे बौद्ध धर्म को मानने वाले। लेकिन आज भी दक्षिण पूर्वी एशिया में, म्यांमार में, इंडोनेशिया में, या थाईलैंड में, वियतनाम में, इवन भूटान में, इवन तिब्बत में, जापान में, कोरिया में बहुत ज़्यादा बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग हैं। लेकिन जहाँ जन्मा वहीं से सुपड़ा साफ है। इसके बावजूद बौद्ध धर्म के जो पवित्र स्थान होते हैं उनको मोंटेसरी बोलते हैं, मठ, बौद्ध मठ, उसको बोलते हैं इंग्लिश में मोंटेसरी। तो हिमाचल प्रदेश में एक प्रसिद्ध मठ है जिसका नाम है धर्मशाला। वहाँ क्रिकेट का मैदान भी है। तो दलाई लामा यहाँ रहते हैं धर्मशाला, और बीच बीच में वो यहाँ आते रहते हैं। यहाँ पे गया और राजगीर चीफ गेस्ट बन के आते रहते हैं। और फिर अरुणाचल प्रदेश में यहाँ पर एक घाटी है, उस घाटी का नाम है तवांग घाटी, जो कि बौद्ध धर्म का एक बहुत बड़ा मठ है, तवांग मठ। उसी तवांग घाटी बहुत फेमस है, देश दुनिया से बौद्ध धर्मावलंबी वहां जाते हैं। तो कैसे जाते हैं? इसी दर्रे से होकर जाते हैं। असम को तवांग मठ से, तवांग घाटी से जोड़ता है बोमडीला। और अभी इसी के बगल में एक सुरंग राष्ट्रीय राजमार्ग बना है अरुणाचल प्रदेश में, जो असम के तेजपुर से अरुणाचल के तवांग को जोड़ता है। उस सड़क सुरंग का नाम है सेला सड़क सुरंग, जो कि अटल टनल से भी ज्यादा ऊंचा है। और अभी वो एशिया का सबसे ऊंचा द्विदिशात्मक सड़क सुरंग है, जब तक कि जोजिला न बन जाए। जोजिला बन जाएगा तो ये सबसे लंबा होगा, सबसे ऊंचा पर। तो यहाँ पर सेला सुरंग बन गया है, उसमें राष्ट्रीय राजमार्ग। और एक दर्रा यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में, यहाँ पर इस दर्रे का नाम है यांग याप। यांग याप इस दर्रे का नाम है। इस दर्रे का एक ही महत्व है, वो महत्व ये है कि यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है, वो इसी दर्रे से होकर, इसी यांगयाक दर्रे से होकर
भारत में ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश करती है। तो ये हिमालय क्षेत्र के प्रमुख दर्रों का मैंने ब्यौरा आपसे साझा कर दिया। अब थोड़ा दक्षिण भारत की तरफ, पश्चिमी घाट की तरफ चलते हैं, वहां पर भी कुछ प्रमुख दर्रे हैं। तो यहाँ देश की आर्थिक राजधानी है मुंबई, और यहाँ पे ये है पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट्स, 1600 किलोमीटर लंबाई में, और इसकी औसत ऊंचाई 1500 मीटर है। कहीं कटी फटी नहीं, ऊंची पहाड़ी है, इसीलिए एक तरफ से दूसरे तरफ जाने का दर्रे मदद करते हैं। तो अब यहाँ पे जो दर्रा है हम देखते हैं, सबसे प्रमुख दर्रा कौन सा है। तो देखिए यहाँ पर एक दर्रा है, इस दर्रे का नाम है थाल घाट, थाल घाट। और यहाँ पे एक शहर है, इसका नाम है नासिक। तो ये जो थाल घाट दर्रा है मुंबई को नासिक से जोड़ता है, और अभी इस दर्रे से होकर मुंबई नासिक एक्सप्रेसवे बनी हुई है, जो भारत की सबसे अच्छी सड़क होती है उसका नाम है एक्सप्रेसवे। राष्ट्रीय राजमार्ग जो एनएच होता है ना, एनएच से भी अच्छा होता है एक्सप्रेसवे। सड़क परिवहन में अच्छे से मैं आपको समझाऊंगा दोनों में क्या अंतर है। अब यहाँ देखिए, नासिक से अगर थोड़ा और ऊपर चले और मध्य प्रदेश में चले जाएं तो एक और बड़ा शहर आएगा इस रूट पे, और उस शहर का नाम है इंदौर। तो फिर ये जो सड़क है मुंबई से नासिक, तो नासिक से इंदौर भी चली गई, और दिल्ली से जो भी ट्रेन मुंबई आती है वो इसी दर्रे से होकर आती है। तो इसी दर्रे से वो सड़क मार्ग और रेल मार्ग बना हुआ है। अगर ये दर्रा नहीं होता, ये दर्रा, और यहाँ पे एक और दर्रा है मध्य प्रदेश में, इसका नाम है खांडवा बुरहानपुर गैप, खांडवा बुरहानपुर दर्रा। अगर ये दर्रा नहीं होता तो यहाँ पर विंध्यन और सतपुड़ा है। उत्तर भारत से न तो सड़क मार्ग बन पाता न रेल मार्ग, तो जो भी सड़क मार्ग और रेल मार्ग है वो इस दर्रे से होकर, ये इस दर्रे से होके थालघाट होके मुंबई पहुंच जाती है। तो इन दर्रों का ही महत्व है कि उत्तर भारत को पश्चिम भारत से रेल मार्ग और सड़क मार्ग से जोड़ना संभव हो पाया है, इसीलिए थालघाट का महत्व है। इसके बाद देखिए दूसरा जो दर्रा काफ़ी प्रमुख है वो यहाँ पर है। यहाँ पर इस दर्रे का महत्व इसलिए है कि महाराष्ट्र का सबसे बड़ा शहर तो मुंबई है, दूसरा सबसे बड़ा शहर पुणे है। तो यहाँ पर है पुणे, पहले पूना नाम था, अब हो गया पुणे। तो आज मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे इसी दर्रे से होकर बना हुआ है, मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे। जब ये एक्सप्रेसवे नहीं बना हुआ था तब बना हुआ था एनएच, नेशनल हाईवे, और तब मुंबई से पुणे के बीच समय लगता था 6 से 7 घंटे। लेकिन इस एक्सप्रेसवे से बन जाने से अगर किसी के पास अच्छी गाड़ी है जिसकी, क्योंकि इस एक्सप्रेसवे पे मिनिमम स्पीड 100 किलोमीटर प्रति घंटा है, 100 किलोमीटर से प्रति घंटा से कम स्पीड में कोई इस सड़क पे चलता नहीं है, इसीलिए मेरे जैसे स्कूटी वालों के लिए रोड नहीं है। तो आपको बताऊंगा कि जहाँ कहीं भी नेशनल हाईवे या एक्सप्रेसवे होता है उसके बगल में देखिएगा एक पतली सड़क होती है, उसके बगल में उसको फीडर सड़क बोलते हैं। तो जिनको धीमे धीमे जाना है, एकला चलो रे,
उसी पे चलिएगा। इस पे मत आ जाइएगा, नहीं तो पीछे से उड़े जाओ। तो इसीलिए ये देखिए, पुणे एक्सप्रेसवे जब बन गया तो मुंबई और पुणे के बीच अधिकतम 2 घंटे ही लगता है, इसलिए यात्रा सुगम हो गई। इसी दर्रे से होकर मुंबई और पुणे के बीच रेल मार्ग भी बना हुआ है। आप लोग को शायद याद हो कि नहीं हो, अभी कुछ साल पहले टाटा ग्रुप के एक बड़े शेयर होल्डर जिसका नाम था साइरस मिस्त्री, वो इसी सड़क से मुंबई, पुणे से मुंबई जा रहे थे और डिवाइडर से उनकी कार टकराई और काल के गाल में समा गए। मतलब जीवन लीला समाप्त हो गई, स्पॉट डेथ हो गया। अब स्पॉट डेथ हो गया, अब वो गाड़ी थी मर्सिडीज, बहुत बड़े आदमी थे, इसीलिए मर्सिडीज जहाँ की है वहाँ से स्टेटमेंट जारी हुआ। देखिए, हवाई जहाज का जब दुर्घटना होता है ना, तो किस कारण से दुर्घटना हुआ उसको जानने के लिए हवाई जहाज में ब्लैक बॉक्स होता है, लेकिन रंग उसका ऑरेंज होता है। इसीलिए पीटी में पूछता है कि हवाई जहाज में ब्लैक बॉक्स का रंग कैसा होता है? इस रंग का होता है, ठीक है ना, ऑरेंज रंग का होता है। उसी तरह महंगी गाड़ियां हैं ये मर्सिडीज, ऑडी, BMW और क्रिसलर, मैबैक और 4, 5, 10, 12, 20, 50 करोड़ की जो भी गाड़ियां हैं उनमें ब्लैक बॉक्स होता है। तो मर्सिडीज की टीम आई और उस गाड़ी का जब ब्लैक बॉक्स देखा तो पता चला कि जिस समय दुर्घटना हुई उस गाड़ी की स्पीड 200 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक थी, जबकि उस सड़क पे अनुमति कितनी है? 100 किलोमीटर प्रति घंटा। आप हाँक कितना रहे हैं? 200 किलोमीटर। गलती किसकी है? इसको रैशलेस ड्राइविंग बोलते हैं। और उतनी गति पर ड्राइवर का संतुलन भंग हुआ और वो डिवाइडर से टकरा गई, स्पॉट डेथ हो गया। इसीलिए सड़क अच्छी है इसका ये मतलब नहीं है कि उसको जंबो जेट बना देंगे। जितना स्पीड सीमा है, दुर्घटना तभी होती है जब सतर्कता जाती है। सतर्कता गई, दुर्घटना हुई और इसमें जीवन लीला समाप्त हो गई। तो ये, लेकिन उससे इस एक्सप्रेसवे का महत्व कम नहीं होता। लाखों लोग इस पे कम्यूट करते हैं, रोज दिन लाखों गाड़ियां चल रही हैं और इस दर्रे की वजह से, एक्सप्रेसवे की वजह से। अब एक और दर्रे की बात करते हैं और हम लोग चलते हैं केरल। और केरल में जाने में क्या है, जब पैसा नहीं लग रहा है तो यहाँ आ जाते हैं हम लोग केरल। और यहाँ पे हम लोग आ गए केरल, और इस दर्रे का नाम है पालघाट। इस दर्रे का नाम है पालघाट। अब ये केरल और तमिलनाडु की सीमा पर है, पश्चिमी घाट पर। और यहाँ पे जो जिला है, इधर जो जिला है केरल में, इस जिले का नाम है पलक्काड। पलक्काड। इस जिले के बारे में एक और तथ्य बता देता हूँ। भारत में सबसे पहले 100% कंप्यूटर लिटरेट, यानी 100% कंप्यूटर में साक्षर जिला है ये देश का, पलक्काड। यहाँ का एक एक व्यक्ति कंप्यूटर चलाना जानता है। बहुत पहले ये रिकॉर्ड इसने कायम कर दिया था। ये मैं तो कई साल पहले पढ़ा, मुझे याद भी नहीं। तो पलक्काड भारत का पहला 100% कंप्यूटर लिटरेट जिला है। अब यहाँ पर है पलक्काड और इसके सामने तमिलनाडु में एक बड़ा शहर है। तमिलनाडु का शायद दूसरा सबसे बड़ा शहर है और इसका नाम है कोयम्बटूर। कोयम्बटूर में काली मिट्टी है और काली मिट्टी कपास की खेती के लिए सबसे अच्छी होती है, इसीलिए उसको काली कपास वाली मिट्टी बोलते हैं। मैनचेस्टर इंग्लैंड में है, जो सूती वस्त्र के निर्माण के लिए दुनिया में जाना जाता है। भारत का मैनचेस्टर किसको बोलते हैं? अहमदाबाद। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसको बोलते हैं? कानपुर को। तो दक्षिण भारत का मैनचेस्टर बोलते हैं कोयम्बटूर को। ये अपने सूती वस्त्र उद्योग और धागों के कारखानों के लिए जाना जाता है। बहुत ही प्रमुख आर्थिक नगरी है यह कोयम्बटूर। तो ये जो दर्रा है केरल के पलक्काड को तमिलनाडु के कोयम्बटूर से जोड़ता है, ठीक है। तो ये जो है जोड़ता है कोयम्बटूर को पलक्काड से। और आपने एक ट्रेन का नाम कहीं पढ़ा जरूर होगा,
उस ट्रेन का नाम जैसे पटना एर्नाकुलम एक्सप्रेस या कहीं भी एर्नाकुलम एक्सप्रेस। तो दक्षिण भारत में एक बहुत बड़ा शहर है और उस बहुत बड़े शहर का रेलवे स्टेशन उस शहर के नाम पर नहीं है। उस रेलवे स्टेशन का नाम है एर्नाकुलम और उस शहर का नाम है कोचीन। कोचीन का नाम आप सबने जरूर सुना होगा क्योंकि केरल की आर्थिक राजधानी है। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है लेकिन सबसे बड़ा शहर कोचीन है। कोचीन जाना है अगर ट्रेन से तो जाना होगा एर्नाकुलम। तो एर्नाकुलम जाने का जो मार्ग है वो इसी दर्रे से होकर है। और देखिए अगर किसी पटना एर्नाकुलम भी अगर ट्रेन चलती है, सच में चलती है पटना एर्नाकुलम, तो यहां पर है पटना। अब वो पटना जो है ये गया होते हुए, झारखंड होते हुए, कोलकाता होते हुए इधर से समुद्र तट से आकर वो पहुंचती है चेन्नई और चेन्नई से कोयम्बटूर के रास्ते इसी दर्रे से होकर और यहाँ पर है कोचीन और यहीं पर है एर्नाकुलम। इसीलिए चेन्नई एर्नाकुलम रेल मार्ग भी इसी दर्रे से होकर गुजरता है। पालघाट दर्रे से ही होकर चेन्नई एर्नाकुलम रेल मार्ग भी गुजरता है जो कि केरल के बड़े शहर को संपूर्ण भारत से जोड़ देता है। और आखिरी दर्रा हम लोग आज के लिए करने जा रहे हैं, उसका नाम है सेनकोटा। ठीक है, अब ये जो पालघाट है ना, कहाँ पर है? तो यहाँ पर नीलगिरी की पहाड़ी है और नीलगिरी की पहाड़ी के नीचे अन्नामलाई पहाड़ी है। तो ये पालघाट नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ी के बीच में है। और आखिरी सेनकोटा एकदम दक्षिण में अन्नामलाई और यहाँ पर आखिरी स्थान है नागरकोइल। तो अन्नामलाई और नागरकोइल के बीच में कार्डमम की पहाड़ी है, इलायची की पहाड़ी, और नागरकोइल के बीच में है सेनकोटा। अब ये सेनकोटा क्यों महत्वपूर्ण है? सेनकोटा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पर है केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम। यहाँ पर है केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम। तो तमिलनाडु में यहाँ पर है बहुत बड़ा शहर मदुरै, जिसको मदुरई भी बोलते हैं, मदुरै। यहाँ पर विश्व प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर है, कभी उसको दुनिया का सबसे खूबसूरत मंदिर बोला जाता था। ठीक है, तो मदुरै को तिरुवनंतपुरम से जोड़ने वाला सड़क मार्ग इसी दर्रे से होकर गुजरता है, सेनकोटा से ही। मदुरई ऐतिहासिक शहर है, सांस्कृतिक शहर है। हिस्ट्री में पढ़िएगा, मदुरा के पांड्य डायनेस्टी का यहाँ पर शासन था। एक 70-80 के दशक में भारतीय सिनेमा में एक मशहूर अभिनेत्री हुआ करती थी, अभी भी हैं, जया प्रदा। नाम आपने सुना होगा, देखा भी होगा। जया प्रदा यहीं की हैं, मदुरै की। ठीक है, रेखा का नाम आप सुने होंगे, हेमा मालिनी का नाम, ये सब तमिलनाडु की है। इसीलिए तमिलनाडु की जितनी भी उस समय की हीरोइन है ना, सब भरतनाट्यम एक्सपर्ट है, क्योंकि तमिलनाडु का नृत्य है भरतनाट्यम। हेमा मालिनी आज 75 साल से भी ज़्यादा की हो गई हैं और इस उम्र में भी वो करती हैं भरतनाट्यम, जबकि 75 साल की दूसरी महिला हिल रही है नहीं, और वो हिला रही है। तो इस तरह से सारे दर्रे हो गए और उनका क्या महत्व है ये मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। बोला जाए वो सब फालतू दर्रा नहीं किया जाता, खाली इंपॉर्टेंट दर्रा किया जाता। और सुनिए, अब अगला टॉपिक हम लोग करेंगे उत्तर भारत का मैदान। पर्वत से जुड़े हुए जितनी भी बातें जो आपको जानना चाहिए वो मैंने बता दिया। इससे कुछ भी ज़्यादा मत पढ़िएगा, बदहजमी हो जाएगी ठीक है, अब बोलिए क्या बोल रहे हैं? हाँ हवा में उसका कोई
मैंने इनको बोला भी था कि मैं भी पढ़ता था तो जोड़ा था तो 24 है 2500। अब जो भी हो इतना देखो, बात है ना, ये कभी पूछेगा नहीं, तो वहां पे अपनी ऊर्जा मत बर्बाद करिए जहां सवाल नहीं आए, ठीक है ना।